डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। कल क्वेश्चन क्या था भाई? पहला था हु इज द नॉन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर हम किसको बोलते हैं? और फादर में अपन ने जब थ्योरी पढ़ी थी, टोटल 6 तरह के फादर अपन ने पढ़े हैं। और ये जो 6 साइंटिस्ट के जो नाम हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन से साइंटिस्ट किसके फादर कहलाते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 टोटल साइंटिस्ट है ना। वैसे तो अपन ने 10-11 साइंटिस्ट की लिस्ट थ्योरी की क्लास में डिस्कस की है, लेकिन मैंने उनमें भी 6 साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट कहे हैं। पहला फादर ऑफ मेडिसिन था, है ना। पूरी जो एक थ्योरी है, पूरी जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि किस तरह से हमारे माइक्रोबायोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ है। वो अगर आपके दिमाग में है तो आप 100% इस तरह के जितने भी जो साइंटिस्ट के क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। फादर ऑफ जो माइक्रोबायोलॉजी है वो अपन एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ को बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बताया था। मैंने जब थ्योरी डिस्कस की थी तो थ्योरी के डिस्कशन के टाइम पे पूरी एक हिस्ट्री आपको बताई थी, कैसे कैसे भाई हमारे जो पूर्वज थे, बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, हमारे जब जो पूर्वज हुआ करते थे तो एक टाइम पे जब बैक्टीरिया वायरस इनका इन्वेंशन नहीं हुआ था, इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हमारे पूर्वज ये माना करते थे कि हमको जो भी बीमारियां होती हैं वो भगवान की देन होती है। भगवान हमसे अगर गुस्सा हो गया, मान लो किसी को बुखार आ गया, गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा, तो हमारे पूर्वज ये मानते थे वही भगवान इससे गुस्सा हो गए हैं और इसकी वजह से इसको बुखार आ रहा है, ठीक है। तो फिर वो भगवान की पूजा करने में लग जाते थे। तो फिर वो हिप्पोक्रेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक चीज बताई कि भाई भगवानों का कोई रिलेशन नहीं है बीमारियों से। जो कुछ रिलेशन है वो हमारे आसपास के ही इन्वायरमेंट से है। हमारे वातावरण में अगर हम बहुत ज्यादा केयरफुली रखें रहें तो हमें बीमारियां नहीं लगेंगी। मतलब हमारे आसपास में कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर बॉडी में चला जाए तो उससे हमको बीमारी हो जाती है। हालांकि वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाए, डिटेल में बैक्टीरिया के बारे में नहीं बता पाए, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, है ना। तो अपन देख तो सकते नहीं थे, लेकिन उन्होंने हर एक बीमारी का एक छोटा छोटा इलाज डिस्क्राइब कर दिया था। जैसे मान लो किसी को बुखार आ गया तो उन्होंने कहा कि भाई इस पेड़ के पत्ते खा लो, आप तो बुखार ठीक हो जाएगा। किसी को चोट लग गई है, घाव हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इस पेड़ की छाल को पीस के आप घाव पे लगा लो तो सही हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बीमारियों के इलाज शुरू कर दिए थे। तो हिप्पोक्रेट जो है वो हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ मेडिसिन अपन उनको बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले कह दी थी, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत कर दी थी मतलब, लेकिन वो बता नहीं पाए थे कि जो छोटे जीवाणु होते हैं वो किस तरह से होते हैं। छोटे जीवाणु के बारे में सबसे पहले हमारे ये जो साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ, बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है हमारे लिए। इन्होंने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप की खोज की। अब जो हम आप कॉमनली माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, ये इससे बहुत ज्यादा अलग था। कभी आप गूगल पे जाके सर्च करके देख लेना, इनका माइक्रोस्कोप थोड़ा बहुत ज्यादा अलग था। अब तो माइक्रोस्कोप में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन आ चुके हैं। तो इन्होंने मतलब लेंस को एक दूरी पे रख रख के और फिर जो माइक्रोस्कोप बनाया उसके थ्रू उन्होंने अपने जो दोस्त हैं, जो जो भी लोग हैं आसपास के, उनको बताया कि भाई देखो ये एक छोटा सा जीवाणु दिख रहा है, यही जीवाणु जब हमारे बॉडी के अंदर घुस जाएगा तो हमको ये बीमार कर देगा। हालांकि वो फिर ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि कौन सा बैक्टीरिया घुसेगा तो उससे बीमार होते हैं, कौन किससे कौन सी बीमारी होगी, ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाए थे। लेकिन इन्होंने शुरुआत कर दी थी, इन्होंने बताया था भाई ये इस तरह के जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्होंने उसका नाम बैक्टीरिया रख दिया। बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ ने बताया। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हम इनको बोलते हैं। और इसके अलावा माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। माइक्रोस्कोप की खोज भी एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ ने ही की। एक थोड़ा सा डाउट और भी है, कुछ बुक जो माइक्रोबायोलॉजी की हम जो बुक पढ़ते हैं उनमें बहुत सारी बुक ऐसी हैं जिनमें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कोच को दिया है। तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन अगर अपन विकिपीडिया पे सर्च करें तो विकिपीडिया पे अपन देखते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ को ही माना गया है। रॉबर्ट कोच को मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, ना एक मॉडर्न शब्द अलग से लग गया। एक्चुअली जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने भी बैक्टीरिया के बारे में बड़ा अच्छा डिस्कशन दिया, शुरुआत इन्होंने कर दी थी। लेकिन जो रॉबर्ट कोच थे
रॉबर्ट कोच ने फिर कौन से बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज होती है ये सब कुछ डिस्क्राइब करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की। उन्होंने कहा भाई ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक्चुअली उन्होंने उस बैक्टीरिया का नाम कोच बेसिलाई रखा था, तो उन्होंने कहा कि ये कोच बेसिलाई है और इसकी वजह से हमको टीबी की बीमारी होती है, हमको खांसी वाली बीमारी, पेशेंट को खांसी चलती है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने हर एक बैक्टीरिया के, बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में बताया कि ये बैक्टीरिया से ये इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू होंगे। तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की खोज फिर रॉबर्ट कोच ने की। और फिर उसके अलावा फिर अपन ने देखो बहुत सारे साइंटिस्ट और भी 4-5 नाम पड़े, जैसे एडवर्ड जेनर, उन्होंने वैक्सीन की खोज की। मार्टिनस जो थे उन्होंने वायरस की खोज की। तो ये 5-6 जो नाम है वो आप जरूर याद कर लेना, ध्यान में रख लेना, भूलना नहीं है। और टोटल आप 11 कर सके नाम तो आपके लिए और ज्यादा बेटर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वन द नोबेल प्राइज इन बैक्टीरियोलॉजी कंट्रीब्यूशन इन 1905 में किसको नोबेल प्राइज मिला था? अब देखो एमसीक्यू की जो क्लास होती है वो बेसिकली अपन क्यों रखते हैं, ताकि अपन ये डिस्कशन कर सके कि एक ही तरह के क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं, कितने तरह से बन सकते हैं, एग्जामिनर उनको कितना घुमा सकता है। अपन ने साइंटिस्ट के जो नाम पढ़े हैं 10-11, एक तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए रखा था कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इसके अलावा थोड़े से और अगर डीप में जाएं अपन, तो एग्जामिनर क्वेश्चन को कुछ इस तरह से घुमा देते हैं कि नोबेल प्राइज किसको मिला, या किसी ने खोज की तो उन्होंने कौन सी थ्योरी दी। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। लेकिन थोड़ी सी अगर आपको थ्योरी नॉलेज है तो आप 100% आंसर दे पाओगे। नोबेल प्राइज जो मिला था वो रॉबर्ट कोच को मिला था। रॉबर्ट कोच, मैंने बताया ना भाई, बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसी की वजह से। और सबसे पहले इन्होंने जर्म थ्योरी का प्रूफ भी इन्होंने दिया। इन्होंने प्रूफ करके बताया कि देखो ये बैक्टीरिया अगर अपन घुस जाए, पेशेंट की बॉडी में एंटर कर जाए, तो उससे डिसीज हो जाएगी। तो उन्होंने पूरा का पूरा एक प्रमाण करके दिया, प्रमाणित कर दिया उसको, इसलिए उनको उस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु डिस्कवर द फर्मेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट बाय केमिकल रिएक्शन। अब कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया कि सॉल्यूशन का जो फर्मेंटेशन होता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं होता, बल्कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। और इसमें हमारे लुईस पास्चर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी पूरी थ्योरी दी। और इसमें देखो एक वर्ड है, अपन स्कूल लाइफ में भी एक वर्ड अपन ने पढ़ा है, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन का मतलब क्या होता है? दूध को उबालना। दूध को उबाल के अगर हम उसको ठंडा कर दें तो उससे क्या होगा? उससे ये हुआ कि दूध के अंदर अंदर अगर बैक्टीरिया है, कौन से वाले बैक्टीरिया ये भी अपन को मालूम है, लैक्टिक बेसिलस, लैक्टोबैसिलस जो होते हैं। हम हमारा जो दूध दही में कन्वर्ट होता है वो किस वजह से होता है? लैक्टिक एसिड बेसिलस की वजह से होता है, लैक्टोबैसिलस की वजह से। ठीक है, तो अगर हम दूध को उबाल दें और उबालने के बाद फिर अगर उसको हम ठंडा करके रखें तो उससे फिर वो जो बैक्टीरिया उसके होंगे वो डेड हो जाते हैं। उसकी वजह से दूध दही में कन्वर्ट नहीं हो पाता है ना। बड़ा सिंपल सी कॉमन सी बात है ये, आप लोगों को मालूम ही है। बिल्कुल जनरली अपन घर में भी अपने मम्मी पापा बोलते हैं दूध को उबाल दो, अगर मार्केट से अपन लेके आए सबसे पहले अपन उसको उबाल के रखते हैं, क्यों? ताकि वो खराब ना हो जाए। तो उसका मेन रीजन क्या होता है? उसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस होते हैं अपन उनको उबाल के उनको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये लुईस पास्चर ने ही दी थी। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दूध पे दिया। उन्होंने कहा कि भाई दूध को आप उबाल लिया करो, और उबालने से जो दूध होगा वो खराब नहीं होगा। और उन्होंने ये बात बोली भाई इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है? उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे, उबालने की वजह से वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, और जब वो मर गए हैं तो वो उसका फर्मेंटेशन नहीं कर पाते, सॉल्यूशन का फर्मेंटेशन नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो खराब नहीं होगा, मतलब हमारा जो दूध है, दूध की बात की उन्होंने, तो दूध जो होगा वो जमेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो थोड़ी सी थ्योरी अगर आपके दिमाग में है तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम में दे सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हेंसेन बेसिलाई?
कुछ और बैक्टीरिया, वैसे तो देखो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने ही खोज की है, और उनकी अगर सबके अगर अपन लिस्ट बनाए तो करीब 20-25 नाम और भी निकल के आ सकते हैं अपनी लिस्ट में, तो काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उनके बैक्टीरिया के नाम उनके साइंटिस्ट के नाम पर आज भी चल रहे हैं, और उनमें अपन ने 5-6 नाम पढ़े हैं। उन 5-6 नाम में भी 3-4 नाम जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें कोच बेसिलाई, हेंसेन बेसिलाई, ठीक है, लॉफलर बेसिलाई, ये अपन ने कुछ नाम पढ़े हैं। ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी कई जगह पे कई बुक में आपको ये नाम मिल जाएंगे जो अनकॉमन हो चुके हैं, जो अब बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, तो वो एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कोच बेसिलाई अपन किसको बोलेंगे? रॉबर्ट कोच ने खोज की थी, तो अपन किसकी खोज की थी? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, तो अपन कोच बेसिलाई जो बोलते हैं वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं। हैंसेन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की खोज की थी। लेप्री को अपन आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, लेप्रोसी होती है इससे अपन को। ठीक है, लेप्रोसी के बारे में भी अपन पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, डिटेल में अपन बाद में आएंगे। इसके अलावा भी कुछ और साइंटिस्ट के नाम के आधार पर बैक्टीरिया के नाम है। देखो कुछ और भी बैक्टीरिया है जिनके नाम जैसे इसी में क्वेश्चन में आगे चल के एक क्वेश्चन आने वाला है, नाइजेरिया गोनोरिया। एक बैक्टीरिया का नाम है नाइजेरिया गोनोरिया। तो नाइजर साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने बैक्टीरिया का नाम गोनोकोकस रख दिया, तो फिर वो आगे चल के नाइजेरिया गोनोरिया पूरा हो गया। इस तरह से और भी कुछ बैक्टीरिया है, जब अपन डिटेल में पढ़ते जाएंगे तो डिटेल में 1 बाय 1 इस तरह से जो बैक्टीरिया आएंगे अपन उनको डिस्कस करते जाएंगे, तो उनको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। वो तो अगर बैक्टीरिया का नाम आपको पूरा नाम याद है तो आपसे उससे आंसर आराम से बन जाएंगे। हेंस एंड बेसिलाई जो बोलते हैं हम, वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के लिए बोलते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। और देखो पूरी लिस्ट में एक बार खोल के आपको दिखा दूं, 6 जो नाम थे, कोच बेसिलाई ट्यूबरकुलोसिस के लिए, हेंसेन लेप्री के लिए, कोच बीक बेसिलाई जो बोलते हैं हम वो हीमोफिलस एजिप्टिकस के लिए, पिफर बेसिलाई जो बोलते हैं वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए। पिफर बेसिलाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। क्लेबलोफर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 4 नाम मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए। क्लेबलोफर बेसिलाई जो बोलते हैं हम वो कोलिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए बोलते हैं। और आगे है गेफ फीवर बेसिलाई, ये जो बोलते हैं हम साल्मोनेला टाइफी के लिए बोलते हैं। ये सारे के सारे जो नाम है वो नोट्स में इंक्लूड हैं, तो आप जरूर इनको रिवाइज कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। क्वेश्चन है अगला अपना, डेडेस बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय नाइजर। जो थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था वही चीज मैंने दोबारा डाल दी। और नाइजेरिया का अपन एक बैक्टीरिया पढ़ेंगे, नाइजेरिया गोनोरिया, तो उससे उसका नाम बिल्कुल इजीली बन रहा है। तो अगर आपको बैक्टीरिया का पूरा नाम याद होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन आराम से दे सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या भाई, अपनी जो एमसीक्यू की क्लास होती है उसमें अपना मेनली डिस्कशन क्या होता है कि क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं। अभी तक अपन ने जो 5 क्वेश्चन देखे, ये सारे पांचों क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग पैटर्न से थे, लेकिन इनमें चीज बिल्कुल एक ही थी, साइंटिस्ट के नाम, और कोई ज्यादा अंतर है ही नहीं इसमें। पांचों क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ साइंटिस्ट के नाम के आधार के ऊपर ही थे। लेकिन देखो पांचों में सबका बिल्कुल पैटर्न है वो अलग अलग है। या तो डायरेक्ट इन्वेंशन पूछ लिया, या फादर पूछ लिया, फादर किसके फादर हैं, या उन्होंने कोई थ्योरी पूछ ली। तो इस तरह से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर एक पूरी की पूरी थ्योरी आपके दिमाग में बैठी हुई है कि हमारी माइक्रोबायोलॉजी में किस किस तरह से कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या किया, अगर वो पूरी हिस्ट्री आपके दिमाग में है, तो जितने भी क्वेश्चन बन जाए, जो भी क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके सारे के सारे आराम से इजीली बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम मिले आपको, तो आप विकिपीडिया पे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी करके टॉपिक सर्च करना, हिंदी में भी आप सर्च कर सकते हो, पूरी हिस्ट्री एक बार आप पढ़ लेना। तो जो पूरी की पूरी हिस्ट्री में साइंटिस्ट के नाम आते जाएंगे, तो उनसे आपके दिमाग में पूरी हिस्ट्री बैठ जाएगी। फिर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साइंटिस्ट से, उसमें आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल होल्डिंग टाइम एंड टेम्परेचर इन हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एक इक्विपमेंट होता है। माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में अपन ने सिर्फ माइक्रोस्कोप को ही डिस्कस किया है डीपली। माइक्रोस्कोप के अलावा और भी कुछ इक्विपमेंट हैं, उनमें
खास तौर पर अपने 3 इक्विपमेंट बड़े मेन इंपोर्टेंट हैं। पहला इंक्यूबेटर, दूसरा है हॉट एयर ओवन और तीसरा है ऑटोक्लेव। ये तीनों जो होते हैं उनका माइक्रोबायोलॉजी में बड़ा मेन रोल है। हॉट एयर ओवन हॉट एयर ओवन जो होता है वो अपने जितने भी ग्लास वेयर होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए रहता है। खास तौर पे अपन माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर मीडिया बनाते हैं। अगर आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में काम किया होगा तो आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। हम जो कल्चर मीडिया बनाते हैं तो हमारे पास कल्चर मीडिया की प्लेटें होती हैं, अपने पास बीकर होते हैं, फ्लास्क होते हैं। तो ये सारे जो ग्लास वेयर होते हैं, कांच के जो आइटम होते हैं, उनको स्टरलाइज जो हम करते हैं वो हॉट एयर ओवन में करते हैं। अब देखो, हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर के आधार पर उनकी टाइमिंग डिसाइड करती है। अगर हम 180 डिग्री सेल्सियस पर हमने उसको हॉट एयर ओवन को रख दिया तो आधे घंटे में ही ग्लास वेयर जो होंगे वो स्टरलाइज हो जाएंगे। लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, जैसे 160 डिग्री है, तो हमको फिर 1 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा और कम है, 140 डिग्री सेल्सियस है, तो हमको 3 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है भाई, होल्डिंग टाइम उनके टेम्परेचर के आधार पर डिसाइड होगा। तो तीनों ही जो ऑप्शन है, 140 डिग्री सेल्सियस के लिए 3 घंटे, 160 पे 1 घंटे और 180 पर हम आधे घंटे के लिए रखते हैं। हालांकि सबसे कॉमन और सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कम टाइम लग रहा है हमको, आधे घंटे में हमारे ग्लास वेयर जो होते हैं वो स्टरलाइज हो जाते हैं। तो कॉमनली हम जो टाइम यूज करते हैं वो 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अपन यूज करते हैं। टेम्परेचर वाले इक्विपमेंट में दूसरा एक इंक्यूबेटर है। तो इंक्यूबेटर को अपन 37 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। उसका यूज कहाँ पर है माइक्रोबायोलॉजी में? अपन जो भी कल्चर लगाएंगे तो कल्चर लगाने के बाद ज्यादातर जो बैक्टीरिया होती हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पर ग्रोथ करती हैं। तो उनको ग्रोथ करने के लिए अपन इंक्यूबेटर में अपन उनको रखते हैं। तो उसमें इंक्यूबेटर में अपन को 37 डिग्री सेल्सियस याद रखना है टेम्परेचर। हालांकि सबकी रेंज भी होती है। शुरुआत में अपन ने जब बायोकेमिस्ट्री में ब्लड कलेक्शन का टॉपिक पढ़ा था, उसी टाइम पे ही मैंने ये तीनों टॉपिक पे टेम्परेचर डिस्कस कर लिए थे। तीसरा एक और है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हैं, लेकिन टेम्परेचर के अलावा उसमें प्रेशर प्रेशर भी रहता है। कितना? 15 एलबीएस का प्रेशर रहता है। दोनों दो चीजें उसमें अपन को एक साथ याद रखना है। एक तो कितना, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 15 एलबीएस प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है? ऑटोक्लेव जो होता है वो पानी गर्म करके उसकी भाप के थ्रू स्टरलाइज करता है। मॉइस्ट हीट वाला स्टरलाइजेशन होता है वो। ठीक है, तो उसमें भाप के थ्रू एक प्रेशर बनता है। कितना होता है वो भी याद रखना है, 15 एलबीएस का। उससे क्वेश्चन भी है ऑटोक्लेव का। देखो मैंने क्वेश्चन डाला भी था, ऑटोक्लेव किसका गुड एग्जांपल है? ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन में ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, फ्लेम स्टरलाइजेशन या फिर एबीसी। स्टरलाइजेशन जो होते हैं वो हम दो तरह से कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर रहे थे स्टरलाइजेशन में। एक अपन ने हॉट एयर ओवन की बात की, दूसरी अपन ने ऑटोक्लेव की बात कर रहे हैं। हॉट एयर ओवन में क्या करते हैं अपन, ग्लास वेयर को रख देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो ग्लास वेयर होंगे वो ज्यादा टेम्परेचर पर उनमें कोई भी बैक्टीरिया अगर उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होगा वो सारे के सारे बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे। तो उसमें कहीं पे भी पानी का यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो जब भी पानी का यूज नहीं होगा स्टरलाइजेशन में तो उसको हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कहेंगे। तो हॉट एयर ओवन उसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है। दूसरा है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हम किसको बोलते हैं? जिसमें पानी का यूज होता है। बड़ा सिंपल सा, बहुत ज्यादा टफ वो नहीं है इसमें डेफिनेशन। जिसमें पानी का यूज होता है, तो पानी का यूज किसमें होता है? ऑटोक्लेव में। आप लोगों ने अगर यूज किया होगा तो बहुत सिंपल है याद करना। ऑटोक्लेव में पानी का यूज होता है, इसलिए हम उसको मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप enlarge the image produced by objective lens? माइक्रोस्कोप में कौन सा पार्ट होता है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनी है उसको भी इनलार्ज कर देता है? बड़ा सिंपल। देखो क्वेश्चन को अगर आप फोकस करोगे, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं,
आपको जो नोट्स मिल रहे हैं वो बड़े शॉर्ट नोट्स हैं, और शॉर्ट नोट्स में भी खास तौर पर फोकस उन चीजों पे किया गया है जो चीजें आपको मेमोराइज करना है, रटना है, याद करना है। कुछ कुछ मेन पॉइंट समझने वाले भी नोट्स में अपन ने इंक्लूड किए हैं, लेकिन जो एकदम जनरल पॉइंट हैं, जो बस थोड़ी सी दिमाग लगा के अपन आंसर दे सकते हैं, वो मैंने नोट्स में इंक्लूड नहीं किए। और एमसीक्यू की जो क्लास रहती है वो बेसिकली उन्हीं के लिए रहती है जो अपने समझने वाले जितने भी पॉइंट्स जिस तरह के छूटे हुए होते हैं वो अपन एमसीक्यू की क्लास में डिस्कस करते हैं। माइक्रोस्कोप में होने को तो और भी चीजें थी, जैसे उसका स्टेज भी होता है, पकड़ने का, होल्डिंग का भी होता है, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपोर्टेंट नहीं है। एग्जाम में जो आता है वो उसके लेंस सिस्टम से ही आता है। लेंस सिस्टम में अपनी चार चीजें बड़ी मेन है, और एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो इन चार चीजों से ही क्वेश्चन बनेगा। अगर एक माइक्रोस्कोप की डीपली भी क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा इन चारों में से कोई चीज पूछेंगे आपसे। चार कौन कौन सी? पहला आईपीस लेंस। एक बार मैं इसकी इमेज खोल देता हूँ और इमेज के थ्रू अपन समझते हुए चलते हैं, ठीक है। हालांकि इसको देखो, नीचे का जो स्टेज है, पकड़ने का, होल्डिंग है, फोकस करने वाला, कोर्स एडजस्टमेंट है, फाइन एडजस्टमेंट है, ये सारे भी इसके पार्ट हैं। लेकिन अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो आईपीस लेंस, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस तीन होते हैं, वैसे तो चार हो सकते हैं लेकिन तीन अपन बेसिकली यूज करते हैं। तीसरा होता है कंडेंसर, और चौथा होता है लाइट का सोर्स। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो इन चार में से ही किसी एक चीज से क्वेश्चन बनता है। इनके मेन जो पॉइंट हैं बेसिकली वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मैग्निफिकेशन क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर क्या हो सकती है। कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन सकते हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया था, कि ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रही है उसको बढ़ाएगा कौन। देखो बिल्कुल समझने वाला पॉइंट है, माइक्रोस्कोप से अपन देख रहे हैं और नीचे अपनी स्लाइड लगी है, तो स्लाइड में सबसे पहले इमेज किस में बनेगी? हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में, है ना। ये अपना माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप में यहाँ पर स्लाइड रखी है। स्लाइड से जब अपन देख रहे हैं ऊपर से, तो सबसे पहले इमेज कहाँ पे बनेगी? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस में जो इमेज बनी है उसको और इनलार्ज करेगा हमारा आईपीस लेंस, ठीक है। समझने वाली पॉइंट है, बहुत ज्यादा रटने वाली कोई चीज नहीं है इसमें, ठीक है। अब मान लो अपन ने माइक्रोस्कोप में 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस लगाया। 100x का मतलब क्या हुआ? वो जो इमेज है उसको वो 100 गुना तक बढ़ा देगा, 100 गुना बड़ा करके हमको दिखाएगा। और आईपीस लेंस अगर हमने 10x का यूज किया, मतलब वो अब उसको और 10 गुना और बढ़ा देगा। मतलब जो चीज ऑब्जेक्टिव लेंस हमको 100 गुना बड़ा करके दिखा रही थी, उसको आईपीस और 10 गुना बढ़ा देगी। मतलब अब हमको जो इमेज दिखेगी वो 1000 गुना बड़ी दिखेगी, ठीक है। 1000 गुना बड़ा, बहुत बड़ा इमेज हो जाएगी। मतलब जो हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा छोटा इमेज हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोमीटर में। तो क्या आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आईपीस हमारा आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनेगी उसको आईपीस लेंस जो होती है वो उसको बढ़ा देती है। इस तरह के और भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं जो अपन ने थ्योरी के टाइम पे भी डिस्कस किए थे, और मैं कई बार आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। थ्योरी में इस तरह के पॉइंट्स में इंक्लूड नहीं करता, जैसे कंडेंसर का क्या काम होता है, लाइट सोर्स का क्या काम होता है? लाइट देना। तो मुझे नोट्स में इंक्लूड करने की जरूरत है क्या? नहीं है। कंडेंसर का काम क्या होता है? लाइट को फोकस करना, ठीक है। अब स्टेज का क्या काम होता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है? हमारी जो स्लाइड होती है हम उस पे रखते हैं, तो ये उसका काम हो गया, ठीक है। इसी तरह से फोर्स एडजस्टमेंट भी होता है, एक दूसरा फाइन एडजस्टमेंट भी होता है। देखो आप माइक्रोस्कोप में आप लोगों ने यूज किए होंगे, दो तरह के व्हील लगे होते हैं। एक बड़ा व्हील होता है, बड़ा व्हील जो होता है उसको अपन फोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं। फोर्स एडजस्टमेंट क्या होता है? हमारी जो स्टेज होती है इसको वो ऊपर नीचे करने के लिए होता है। जब हम उसको घुमाएंगे तो वो ऊपर चला जाता है। अगर एक राइट हैंडेड घुमा रहे हैं तो ऊपर चला गया, लेफ्ट हैंडेड घुमा रहे हैं तो नीचे चला गया, ठीक है। फाइन एडजस्टमेंट होता है, उसका काम भी बिल्कुल सेम होता है, बस दोनों में अंतर क्या होता है कि कोर्स वाला जो होता है वो उस ज्यादा एक साथ ज्यादा ऊपर ले जाएगा, मतलब उसकी स्पीड जो होगी वो ज्यादा होती है। फाइन वाला स्लो स्लो धीरे धीरे लेके जाता है। तो फाइन वाला जो होता है वो हमको सिर्फ फोकस करने के लिए होता है, कोर्स वाला जो होता है वो हमको ऊपर नीचे करने के लिए होता है, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन, हालांकि एग्जाम में बहुत रेयर ही ऐसा चांसेस बन सकते हैं कि कभी इनसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं ज्यादा डिस्कस करता भी नहीं हूँ।
ज्यादातर 99% अगर चांसेस बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के, तो वो सिर्फ लेंस सिस्टम से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी थोड़े बहुत पॉइंट जो है वो आपके सिर्फ समझने वाले रहते हैं। बस आपको ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आया तो उसमें देख के आप घबरा जाओ, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझो तो कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर वो एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो 100% आप आराम से आंसर दे पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज ड्यू टू। माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो किसकी वजह से होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बड़े अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोस्कोप में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पहली रिजॉल्विंग पावर और दूसरी मैग्निफिकेशन। माइक्रोस्कोप का काम ही ये दोनों चीजों का है, एक तो उसको मैग्नीफाई करता है माइक्रोस्कोप, और दूसरा वो रिजॉल्विंग पावर अगर जितनी अच्छी होगी इमेज हमको उतनी अच्छी दिखेगी। रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या होता है, दो इमेज या दो डॉट हमको अगर अलग अलग दिख रहे हैं, एकदम पास में रखें तो भी हमको अगर अलग अलग दिख रहे हैं तो हम कहते हैं वही रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। हमारी आंखों की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो कितनी होती है, अपन ने डिस्कस की थी भाई 200 माइक्रोमीटर। 200 माइक्रोमीटर तक अगर दो डॉट आपस में अगर 200 माइक्रोमीटर दूर रखे हैं तो हम उनको अपनी आंखों से भी अलग अलग देख सकते हैं। उससे और ज्यादा पास में आ गए तो फिर हमारी आंखें उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब ये जो रिजॉल्विंग पावर होती है माइक्रोस्कोप का, ये दो चीजों पे बेसिकली डिपेंड करता है। पहला उसका लेंस के ऊपर, लेंस जितना अच्छा होगा, जितनी ज्यादा का होगा, रिजॉल्विंग पावर उतना ज्यादा होगा। अगर अपन 100x यूज कर रहे हैं तो वो अपने को और ज्यादा रिजॉल्विंग पावर देगा, क्लियर इमेज देगा। 10x का यूज कर रहा है तो वो थोड़ा कम देगा, मतलब जितनी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा उसका रिजॉल्विंग पावर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और है, रिजॉल्विंग पावर एक पहली चीज तो कि लेंस पर डिपेंड करता है। लेंस में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर मैंने दिया है, और ऑप्शन में यहाँ पर तो मैंने लेंस में सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस डाला था ऑप्शन में, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, रिजॉल्विंग पावर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए और ऑप्शन में आईपीस लेंस भी है और ऑब्जेक्टिव लेंस भी है, और बोथ का ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, तब आपका आंसर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। क्यों? क्योंकि आईपीस लेंस जो होता है वो एकदम फिक्स होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर में हम ऑब्जेक्टिव लेंस चेंज कर सकते हैं, 10x की जगह 40 कर सकते हैं, 40 की जगह 100 कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस को चेंज करते जाएंगे उसका रिजॉल्विंग पावर भी चेंज होता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, बेसिकली रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर अपन ने 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस लगाया है तो वो 1000 गुना बड़ा करके दिखाएगा और हमारी इमेज जो होगी वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अगर अपन ने 10x का ही लगाया है तो उसमें इमेज थोड़ी कम क्लियर होगी, है ना। तो वैसे तो अगर सिर्फ लेंस लिखा है तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेंस पर डिपेंड करता है रिजॉल्विंग पावर। लेकिन लेंस में भी अगर दोनों ही ऑप्शन में है, आईपीएस लेंस भी है, ऑब्जेक्टिव लेंस भी अगर ऑप्शन में है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रिजॉल्विंग पावर एक चीज पर और डिपेंड करती है, जब हम माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं तो उसके हमारी इमेज है और लेंस है, इन दोनों के बीच में जो मीडिया है उस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। बेसिकली 10x और 40x दोनों में हम कोई किसी तरह का कोई मीडिया यूज नहीं करते, माउंटिंग मीडिया। तो उनमें माउंटिंग मीडिया क्या हो गई, एयर। हालांकि एयर मतलब अपनी हवा जो होगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपने लाइट के बराबर ही होगा, तो वो लाइट को अच्छे से फोकस, अच्छे से क्लियर इमेज अपन को नहीं देगी। 100x में अपन माउंटिंग मीडिया ऑयल यूज करते हैं, ऑयल अपन डालते हैं ना, सीडार वुड ऑयल, उसमें भी खासतौर पर सीडार वुड ऑयल का अपन यूज करते हैं। तो ऑयल डालकर अपन 100x में देखते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो बिल्कुल कांच के बराबर होता है। तो कांच के बराबर होने की वजह से लाइट उसमें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाती, एकदम स्लाइड से निकल के सीधे लेंस में घुस जाती है, तो उसमें उसका रिजॉल्विंग पावर फिर बहुत अच्छा आता है। कहने का मतलब 100x वाली स्लाइड अगर अपन देख रहे हैं और उसमें अपन ने अगर ऑयल नहीं डाला तो बगैर ऑयल के इमेज हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं दिखेगी,
उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा अच्छा नहीं होगा। दूसरी चीज मैग्निफिकेशन पे अपन ने डिस्कस किया था, मैग्निफिकेशन पे एक क्वेश्चन है, पहले मैं उसको क्वेश्चन को लाता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, ए माइक्रोन इज डेड टाइम स्मॉलर देन एमएम। माइक्रोन एमएम से कितना छोटा होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल समझने वाला पॉइंट है। माइक्रोन जो होता है वो एमएम से 1000 गुना छोटा होता है, मतलब जब 1000 माइक्रो मीटर को अपन ऐड करेंगे तब वो 1 एमएम के बराबर होगा। देखो याद करने के लिए ये तो बड़ा सिंपल है, अपन बायोकेमिस्ट्री में पिपेट यूज करते हैं, तो पिपेट में आपको ध्यान होगा, अगर अपन 100 माइक्रोलीटर लेते हैं ना, अपन सैंपल लेते हैं ना, सीरम का सैंपल लेते हैं 10 माइक्रोलीटर, 50 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा 1 ml का जो पिपेट होता है, 1 ml के पिपेट में 1000 माइक्रोलीटर होते हैं, मतलब 1000 माइक्रोलीटर जो होगा वो 1 ml के बराबर होगा। तो 1 ml बराबर 1000 माइक्रोलीटर। इसी तरह से बिल्कुल सेम डिजिट है, सेम यूनिट है, 1 mm बराबर 1000 माइक्रोमीटर। वो जो यूनिट थी वो लिक्विड थी, ये जो है वो सॉलिड की है। लिक्विड की यूनिट में 1 ml बराबर 1000 माइक्रोलीटर, और सॉलिड की यूनिट में 1 mm बराबर 1000 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। Which of the following is used for measuring the cell size under a light microscope? नॉर्मली हम जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप कहलाते हैं, हम लाइट भी कह सकते हैं या फिर हम उसको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। लाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले जो माइक्रोस्कोप यूज होते थे उनमें लाइट सोर्स बल्ब की जगह पर जो अपनी सनलाइट है उसमें ही ग्लास लगाकर अपन यूज करते थे, किसी खिड़की के पास माइक्रोस्कोप को रख देते थे और दर पर रख के उस लाइट के थ्रू अपन इमेज देखा करते थे पहले के, है ना। अब माइक्रोस्कोप में बहुत सारे मॉडिफिकेशन आ चुके हैं, करंट में जो माइक्रोस्कोप आ रहे हैं वो और ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, उनमें कुछ और थोड़े थोड़े और मॉडिफिकेशन हो चुके हैं। ठीक है, तो ब्राइट फील्ड कह दो या लाइट बोलो, लाइट माइक्रोस्कोप में अगर हमको सेल का साइज देखना हो तो हम क्या चीज यूज करेंगे? देखो एक चीज है, कभी हम साइज को यूज करते हैं, नापते हैं साइज को ना, तो अपन मीटर का यूज करते हैं, है ना। अपन कपड़े दर्जी के पास जाते हैं तो वो भी अपना नाप लेता है, तो मीटर का यूज करता है ना भाई। अब अपन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो मीटर कैसा होगा? छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो वहां पर भी अपन सेल के साइज को नाप रहे हैं, तो मीटर तो है लेकिन वो बहुत छोटा है, तो उसके लिए नाम उन्होंने रख दिया माइक्रोमीटर। बड़ा सिंपल, देखो बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बड़ी चीज नापने के लिए अपन मीटर का यूज करते हैं, छोटी चीज मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर अगर अपन एकदम स्मॉलर चीज नापेंगे तो उसको नापने के लिए अपन माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या था कि माइक्रोस्कोप में सेल के साइज को किससे नापते हैं? बड़ा सिंपल, माइक्रोस्कोप में सेल के साइज को नापेंगे तो वो माइक्रोमीटर से नापेंगे। अब ये जो माइक्रोमीटर है होता क्या है भाई? एक्चुअली एक ग्लास का हल्का सा लेंस टाइप का ही होता है और उसमें बहुत ज्यादा बारीक लाइनिंग होती है, स्केल होता है। ये जो स्केल है बहुत छोटा सा, ये दो तरह से आ सकता है। पहला तो हम ये एक माइक्रोस्कोप के आईपीस लेंस में उसको डाल सकते हैं, या फिर दूसरा आता है जो हम स्टेज के ऊपर रख सकते हैं ना। एक आएगा जिसे हम आईपीएस लेंस के अंदर डाल सकते हैं, दूसरा आता है जो हम स्टेज के ऊपर रख सकते हैं। तो सेल के साइज को नापने के लिए या तो हम स्टेज वाला यूज कर लो या आईपीएस वाला यूज कर लो, दोनों में से किसी एक को हम यूज करके सेल के साइज को नाप सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था कि क्वेश्चन क्या था कि भाई इसमें से हम यूज किसका करेंगे, तो दोनों का ही यूज कर सकते हैं, स्टेज माइक्रोमीटर का भी और आईपीस वाला जो माइक्रोमीटर होता है उसको हम ऑक्यूलर, क्योंकि आईपीस लेंस को हम ऑक्यूलर लेंस भी बोल सकते हैं, तो उसको हम ऑक्यूलर माइक्रोमीटर भी हम यूज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप का कभी कैलिब्रेशन करना हो तो कैलिब्रेशन करने के लिए हमको ये दोनों ही माइक्रोमीटर का की जरूरत पड़ती है। दोनों माइक्रोमीटर एक हम आईपीस लेंस में डाल देंगे, एक स्टेज पे रख देंगे, और दोनों में लाइनिंग अगर मैच हो रही है मतलब हमारा माइक्रोस्कोप बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा उसका मैग्निफिकेशन आ रहा है। अगर उसमें लाइनिंग गड़बड़ है मतलब हमारी लेंस अब
सुधारने की जरूरत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। वर्किंग डिस्टेंस ऑफ हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, पहली चीज तो ये बड़े स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस चीज पर। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि 40x जो होता है वो लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, 100x हमारा हाई पावर होता है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। लो पावर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो होता है 10x, हाई पावर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो होता है 40x, है ना। ये बात ध्यान रखना आप, लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस 10x, हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस 40x। 100x जो होता है उसको हम ऑयल इमर्सन लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग वर्ड है, ऑयल इमर्सन लेंस बोलेंगे। तो कभी एग्जाम में मान लो यहाँ पर 40x नहीं लिखा है तो भी अगर सिर्फ इतना ही लिखा है हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस का वर्किंग डिस्टेंस कितना है, तो उसका मतलब ये है कि वो आपसे पूछने जा रहा है कि 40x का वर्किंग डिस्टेंस कितना है। वैसे तो बेसिकली माइक्रोस्कोप में 4 लेंस होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एक 4x भी होता है, लेकिन 4x का यूज नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन उससे बनेगा भी नहीं। 3 अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, 10x, 40x और 100x। तीनों का जो वर्किंग डिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। वर्किंग डिस्टेंस क्या होता है, थ्योरी में अपन डिस्कस किया। हमारी जो स्लाइड होती है, हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर जो लेंस है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है, वो दूरी उसकी वर्किंग डिस्टेंस कहलाती है। आप लोगों ने माइक्रोस्कोप अगर यूज किया है तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, लेंस हम जितना ज्यादा बड़ा यूज करेंगे वो लेंस स्लाइड के उतने ही पास होता है। 100x वाला जो होता है वो बहुत पास होगा, सिर्फ 2 mm दूर रहती है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऑयल इमर्सन लेंस की वर्किंग डिस्टेंस 2 mm होती है। 40x वाला जो लेंस होता है वो 8 mm दूर होता है, तो उसकी वर्किंग डिस्टेंस 8 mm होती है। और 10x जो होता है उसकी वर्किंग डिस्टेंस 16 mm होती है, 16 mm की दूरी पर हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। क्वेश्चन है डेडेस माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर व्यूइंग ऑफ ट्रिप्नोसोमा पैलिडियम। ट्रिप्नोसोमा पैलिडियम ये कौन सा बैक्टीरिया है भाई, ये अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली स्पाइरोचिएट के अंदर इंक्लूड होता है ये एक बैक्टीरिया, और स्पाइरोचिएट जितने भी होते हैं उन सबको देखने के लिए अपन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज स्पाइरोचिएट के लिए क्यों करते हैं भाई? पहली चीज, स्पाइरोचेट को देखने के लिए अपन 2 कारणों से यूज करते हैं स्पाइरोचेट। पहली चीज तो ये है कि अपन उनको जब ग्राम स्टेनिंग करें या एएफबी स्टेनिंग करें तो उससे स्टेनिंग होते नहीं, स्टेनिंग नहीं लेते वो। स्टेनिंग नहीं लेने की वजह से हम उसको नॉर्मली जो अपने माइक्रोस्कोप है उसमें अपन नहीं देख सकते, क्योंकि अगर स्टेन हो जाती तो अपन ग्राम स्टेन के थ्रू उनको देख सकते थे। दूसरी चीज, हमको मोटिलिटी देखना है, तो स्पाइरोचेट जितने भी होते हैं देखने में सबके सब बिल्कुल स्प्रिंग तरह लगेंगे, सबके सब बिल्कुल स्प्रिंग ही लगेंगे कि ये भी स्प्रिंग वो भी स्प्रिंग। तो हमको उनमें अपन कंफ्यूजन होगी कि भाई इसमें ये कौन से टाइप का स्पाइरोचेट है, तो उनको डिफ्रेंशिएट हम उनकी मोटिलिटी के आधार पर करते हैं। तो मोटिलिटी देखना हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। मोटिलिटी के बारे में अपन कल की क्लास में, आज शाम की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मोटिलिटी देखने के लिए हमें जरूरी है कि हम उसको स्टेनिंग ना करें। तो हमारा जो डार्क माइक्रोस्कोप होता है इसमें हम डायरेक्टली स्लाइड लेकर माइक्रोस्कोप में डायरेक्टली बैक्टीरिया को देख सकते हैं। इसमें जो बैकग्राउंड होगा वो एकदम डार्क दिखेगा, और जो बैक्टीरिया होता है वो उसमें ब्राइट दिखता है, चमकते हुए दिखता है, उसी सिर्फ उसी पे ही लाइट पड़ेगी, बाकी और किसी भी चीज पर लाइट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये डार्क फील्ड में दिखेगा। तो खास तौर पर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जो है वो हम स्पाइरोचिएट के लिए यूज करते हैं, उसकी मोटिलिटी देखने के लिए हम उसका यूज करते हैं। बाकी और सारे जो माइक्रोस्कोप है उनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। फेस कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जिसमें बैक्टीरिया थोड़ा शाइनिंग देता है, लाइट की इंटेंसिटी उसमें थोड़ी अलग अलग आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं, बहुत छोटी इमेज हम उसमें देख सकते हैं। वायरस को भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जितने भी माइक्रोस्कोप हैं सबके बारे में अपन ने थ्योरी की क्लास में डिस्कस किया है। एक और भी होता है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, उसी से क्वेश्चन है, विच डाई इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन पीवीसी मेथड।
क्यूवीसी मेथड के थ्रू अगर हम मलेरिया पैरासाइट को देख रहे हैं तो हम कौन सी डाई यूज करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मलेरिया पैरासाइट वाले में भी अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसको। क्यूबीसी मेथड में क्या होता है, अपन एक कैपिलरी हमारे पास होती है, उस कैपिलरी में हम पहले से ही एक डाई डाल देते हैं, फ्लोरोसेंट डाई डालते हैं, और उसके बाद में हम ब्लड डालते हैं, और उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करके बीच का जो बफी कोट होगा उस बफी कोट की माइक्रोस्कोपी करते हैं, इसमें क्यूबीसी मेथड में। ठीक है, तो ये जो फ्लोरोसेंट डाई है, बेसिकली ये दो डाई जो है वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है एक्रिडिन ऑरेंज, दूसरी है ओरामिन फिनॉल। एक्रिडिन ऑरेंज जो होती है वो हम मलेरिया पैरासाइट के लिए यूज करते हैं, जो क्यूबीसी मेथड है ना। मलेरिया पैरासाइट में वैसे तो अपनी फील्ड स्टैंड, जिप्सा स्टैंड ये अपनी नॉर्मली अपन ने पढ़ी है, लेकिन अगर अपन फ्लोरोसेंस टेक्निक से यूज कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, तो हम एक्रिडिन ऑरेंज डाई का यूज करेंगे। माइक्रोबियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम ओरामिन फिनॉल डाई का यूज करते हैं। दोनों डाई का जो यूज है वो अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था ये चीज। माइक्रोस्कोप में दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, रिजॉल्विंग पावर, दूसरा मैग्निफिकेशन। रिजॉल्विंग पावर को अपन डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज क्या आ रही है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये क्या है भाई? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि माइक्रोस्कोप इमेज को कितना गुना बड़ा करके दिखा रहा है। अगर हमने 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस लिया तो वो 100 गुना बड़ा करके दिखा रहा है। फिर आईपीस लेंस का 10x अलग, मतलब वो 1000 गुना बड़ा करके दिखाएगा। तो हम जो कॉमनली ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, कॉमनली वो हमको इमेज को 1000 गुना तक बड़ा करके दिखाते हैं। अब इसमें आईपीस लेंस अगर हम 20x ले लें, क्योंकि वो 20x के भी आते हैं, बहुत सारी रेंज है उनकी, 7x, 5x, 10x, 20x। कॉमनली तो हम 10x का यूज करते हैं, लेकिन एक 10x के अलावा 20x के भी आईपीएस लेंस आती है। तो 20x अगर अपन ने आईपीएस कर दिया तो फिर वो 2000 गुना बड़ा हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है भाई, नॉर्मली जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं उनका मैग्निफिकेशन 1000 से लेकर 2000 तक होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अपन उसमें वायरस भी देख सकते हैं। देखो वायरस का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, नैनोमीटर में साइज होता है वायरस का, बहुत एकदम महीन होते हैं वायरस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 1 लाख से भी ज्यादा होता है, मतलब 1 लाख से भी गुना बड़ा करके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। पूरा माइक्रोस्कोप ही बहुत बड़ा होता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम छोटा है तो माइक्रोस्कोप भी छोटा होगा। ऐसा नहीं है, माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा होता है, लेंस इसमें बहुत बड़े बड़े लगे रहते हैं। दो चीजें इसमें मेन इंपोर्टेंट हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कॉमन वाले माइक्रोस्कोप में जो डिफरेंस है वो दो चीजों का है। पहली चीज, इसमें लाइट सोर्स नहीं होता। इसमें लाइट नहीं, ऐसा नहीं है कि अपन बल्ब जला दिया और लाइट जल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉन की एक बीम डाली जाती है ना, बहुत ज्यादा अपन उस पर डिटेल में मत जाना इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है। इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं, दूसरे जो लेंस होते हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड वाले होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन बीम जाती है तो उसको मैग्नेटिक करके उसको डिफ्रैक्ट करती है। ठीक है, फिलहाल इतना ही समझो आप, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्निफिकेशन होता है माइक्रोस्कोप का वो 1 लाख से भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज करते हैं, थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूं इसको मैं। दो चीजें ही यूज होती हैं, पहला इलेक्ट्रॉन बीम और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का यूज करके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज को बड़ा करके देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। Which among the following help us in getting a 3 dimension picture of space? 3 डायमेंशन की पिक्चर, इसका मतलब क्या है, जो चीज जैसी है एज इट इज हम अगर देख रहे हैं तो उसको हम 3D इमेज कहते हैं। आप लोगों ने मूवी भी देखी होंगी, मूवी में भी आजकल 3D, आजकल तो 4D चलने लगी है मूवी, 3D 4D है ना। तो 3D का मतलब क्या है, हमको जो इमेज है वो जिस तरह की, अगर वो गोल है तो वो हमको गोल दिखेगी। ठीक है, अगर क्यूब टाइप की है तो क्यूब टाइप की दिखेगी, तो इसको हम 3D इमेज कहेंगे। तो माइक्रोस्कोप में अपन नॉर्मली जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उनमें अपन को 3D इमेज नहीं दिखती, अपन को उसमें 2D इमेज दिखती है।
3D जी इमेज जो दिखती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखेगी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी फिर दो टाइप होते हैं, पहला ट्रांसमिशन और दूसरा है स्कैनिंग। ट्रांसमिशन जो होता है वो बहुत अच्छी इमेज देता है, एकदम क्लियर इमेज देता है, बहुत डिटेल में इमेज देता है। लेकिन इमेज जो होती है वो उसकी 2D होती है। जिस तरह से अपन कॉमनली माइक्रोस्कोप यूज करते हैं स्कैनिंग करके और फिर अपन इमेज देखते हैं, है ना। अपन इसको उसमें जैसे गोल गेंद, अगर गेंद है तो गेंद को अगर अपन नॉर्मल मतलब छोटी, बहुत ज्यादा छोटी कोई गेंद है उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो अपन को गेंद नहीं दिखेगी, वो अपन को रोटी की तरह दिखेगी ना। रोटी का गोल, रोटी भी गोल होती है, गेंद भी गोल होती है, दोनों में क्या अंतर है समझ सकते हो ना आप, है ना। तो गेंद को भी अगर अपन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो हमको रोटी की तरह दिखेगी। तो इस इमेज को अपन क्या बोलते हैं, 2D इमेज। अगर गेंद सिर्फ गेंद की तरह दिख रही है गोल, तो उसको अपन कहेंगे 3D इमेज, है ना। तो स्कैनिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो एज इट इज अपन को दिखाता है। जैसे अपन कोरोना वायरस की बात करें, कोरोना वायरस का शेप कैसा होता है, क्राउन शेप का होता है, धतूरा की तरह होता है ना। तो जिस तरह से वो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जब उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल एज इट इज हमको वैसा का वैसा दिखेगा, ठीक है। ट्रांसमिशन जो होगा इसमें 2D इमेज दिखती है, लेकिन हालांकि ट्रांसमिशन वाला स्कोप जो होता है वो अपन को इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से, कहने का मतलब क्या भाई, अगर अपन को इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से देखना है तो ट्रांसमिशन का यूज करते हैं, अगर अपन को बाहर की चीजें अच्छे से देखना है तो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। बायोफिल्म अगर अपन देखना है तो वो अपन स्कैनिंग माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे। माइक्रोस्कोप लेंस शुड बी क्लीन विद, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने डाला था जानबूझ के, सिर्फ आपको डिस्कशन करना था। लेंस जो होते हैं उनको हम दो में से कोई एक चीज से क्लीन कर सकते हैं, या तो एसीटोन से या फिर जाइलिन, जाइलिन से। जाइलिन जो होता है वो ज्यादा अच्छा कंपाउंड माना गया है, वॉटकर वगैरह बुक में आप पढ़ोगे तो जाइलिन को ही प्रेफरेंस दी है। लेकिन जाइलिन के अलावा एसीटोन का भी अपन यूज कर सकते हैं। तो दो चीजों का आपका याद रखना है, माइक्रोस्कोप के लेंस हमेशा कभी भी हम यहाँ साफ करेंगे तो एसीटोन और जाइलिन दोनों में से किसी एक चीज का यूज करके हम उसको क्लीन करते हैं, ठीक है भाई। चलो तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास लाइव है, वैसे तो इस टाइम पे रिकॉर्डेड होती है, तो कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं लाइव हूँ, तो आप मैसेज के थ्रू कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसका अपन उस पर थोड़ा बहुत और डिस्कशन कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी क्लास आज की ओवर होगी। चलो बढ़िया, तो क्लास ओवर करते हैं भाई, मिलते हैं अपन इवनिंग में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।